जी जी। तो जो संवत अभी चल रहा है वो 2078 चल रहा है, जिसके राजा और मंत्री मंगल हैं। और ये संवत 2 अप्रैल को चेंज होगा, यानी हम्म 1 अप्रैल तक ये संवत चलने वाला है। और 7 अप्रैल को मंगल शनि की राशि से निकल करके दूसरी शनि की राशि में जाएगा, कुंभ राशि में जाएगा। हम्म। तो अभी जब मंगल आ गया 26 तारीख को मकर हम्म राशि में, तो ये उच्च का हो गया। हम्म और वहीं पर शनि बैठा हुआ है हम्म पहले से ही, मकर राशि में, स्वराशि का। तो शनि हम्म पहले से ही प्रबल था, यानी कि शनि का काम होता है गलत काम करने के लिए तैयार होना, हम्म और मंगल का काम होता है उसको उकसा देना। हम्म तो मंगल जैसे ही मकर राशि में आया, तो शनि को इसने पुश कर दिया। तो हम्म शनि तो पहले से ही तैयार था, वो जैसे होता है ना, खो खो की प्रतियोगिता होती है कि जैसे उसने पुश किया वो एकदम हम्म भागता है। तो शनि ने उसी तरह हम्म से काम किया, जैसे 26 तारीख को मंगल शनि की राशि में आया और शनि पुश हुआ, हम्म और ये आगे की तरफ भागा। और इसीलिए 27 तारीख कल थी, कल ही ये एटम वार की जो चेतावनी दी है पुतिन ने दी है। हम्म और ये मंगल और शनि कंजंक्शन रहेगा मकर राशि में 7 अप्रैल तक। जी और जी। 2 अप्रैल तक ये संवत रहेगा। हम्म तो मंगल शनि का कंजंक्शन होना, मंगल का एग्जॉल्टेड होना, और शनि का स्वराशि होना, और राजा और मंत्री मंगल होना, ये सारे कारण मिलकर के ये एटम वार की तरफ जा रहे हैं। हम्म और इस बीच में कल इन्होंने जो मीटिंग रखी है वो इसीलिए रखी है कि दिखावा है। हम्म वरना पहले तो पुतिन बात करने को भी तैयार नहीं थे, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति उनको जो है फोन कर रहे थे। हाँ हाँ। तो उसके बाद उन्होंने खुद अपना प्रस्ताव भेजा। क्यों भेजा? जबकि उसे मालूम है यूक्रेन जो है रशिया के आगे टिक नहीं पाएगा। ये बात सच है। हम्म। रशिया के आगे तो अमेरिका भी एक बार को पानी मांगता है, यूक्रेन तो चीज ही क्या हम्म है कि नहीं? तो ये फिर रशिया झुक रहा है। ये एक हम्म डिप्लोमेटिक चाल है, ये कूटनीतिक हम्म चाल है, हम्म जो कि ये चल रहा है और आगे भी चलेगा। अच्छा, अभी हम्म मंगल भले ही मकर राशि से निकल जाएगा अप्रैल में, 7 अप्रैल को, लेकिन फिर भी वो शनि की राशि में जाएगा। हम्म और वो अगली राशि भी शनि की है, वहां पे गुरु पहले से बैठा हुआ है, हम्म वहां पे गुरु को पुश करेगा। हम्म फिर गुरु जाएगा स्वराशि में मई में, मई 2000, 22 अप्रैल। हाँ, मीन राशि में। हाँ, अच्छा चलो, 22 अप्रैल या 29 अप्रैल है। अच्छा 29 अप्रैल है शायद, मतलब हाँ, अप्रैल का 29 अप्रैल लास्ट होगा। वीक है, हाँ। तो जब हाँ, ये 22 अप्रैल शनि का है। एक मिनट में बताता हूँ, सही डेट बताता हूँ क्या। 22 अप्रैल शायद शनि का है, 29 अप्रैल इसका है, गुरु का। गुरु का मीन राशि में प्रवेश, गुरु मीन राशि में 13 अप्रैल है, हम्म 13 अप्रैल। तो जब गुरु मीन राशि में जाएगा 13 अप्रैल को, हम्म तो गुरु अब स्वराशि होगा और मंगल से छुटकारा हम्म मिलेगा, तब इनको समझ आएगी। तो यानी कि हम्म 7 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के बीच में ये हम्म जाकर के लड़ाई रुक सकती है। हम्म और उस बीच में ये जो रूस है, यूक्रेन पे अपना हम्म रूल कर लेगा। हम्म तो यूक्रेन ठीक है, अपने मरता क्या ना करता वो वाली नीति पे चल रहा है, लेकिन हम्म वो आक्रामक नहीं है, डिफेंसिव है वो। हम्म। वो तो अपने आप को बचाव कर रहा है, बचाव करने के बचा लिए रहा चल है, रहा है। हाँ हाँ। बचा रहा है। और वो हम्म बचाव कर भी पा रहा है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। और नाटो के देश और अमेरिका उसको और उकसा रहे हैं, अभी भी उकसा रहे हैं, हम तुम्हें हाँ। हथियार देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। ये एक्चुअली सोची समझी चाल है। अच्छा, हम कहें चलो चाल ना भी सही, बट हम्म ये बात तो सही है कि इतना बड़ा देश होकर के रशिया, और वो हम्म छोटे से यूक्रेन को इतना दबाव दे रहा है, तो हम्म ये तो एक मानवीय मूल्यों पे भी देखा जाए तो ये गलत हो रहा है। तो ऐसे हाँ। समय गलत है। में निश्चित तौर पर सभी देश यूक्रेन को ही साथ देंगे, हम्म वो वही सही है जो हम्म कर भी रहे हैं।
अब इसको हम उकसाना कहें या उसको सपोर्ट कहें या उसकी मदद कहें, वो बात अलग है। तो मेरा जो अभी मैं कहीं संडे को बैठा, शनिवार को कहीं बैठा था, तो ये बात हो रही थी कि ये 1-2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो मैंने उनको बता के आया था कि आप चिंता मत करो, ये एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ये 2-4 दिन, 2-1 दिन की लड़ाई नहीं है, ये भी कम से कम 7 अप्रैल तक चलेगी। तो जी आज जी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, और आप उस रिकॉर्डिंग को बाद में भी सुन सकते हो, ठीक है। जी और ये बात जी। मैंने 25 तारीख को भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें भारत पे क्या असर होगा? नेचुरली सारे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा, महंगाई तो होगी होगी भारत में। नहीं, भारत इस युद्ध में शामिल होगा? ये इसके लिए कशमकश की स्थिति होगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ जाता है तो इसकी जो उसकी वहां से कुछ कुछ चाहिए, न्यूक्लियर पावर चाहिए, वो नहीं मिलेगी। और अगर ये रूस की तरफ, अमेरिका की तरफ जाता है, तो रूस से उसको हथियार नहीं मिलेंगे। तो इसको दोनों चीज चाहिए, न्यूक्लियर पावर भी चाहिए और हथियार भी चाहिए। तो ना वो रूस की तरफ जा सकता, ना वो अमेरिका की तरफ जा सकता, इसीलिए उसने वीटो कर किसी पे भी अपना वो नहीं दिया, अपना वोट नहीं दिया। तो 3 ही कंट्री तो ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, चाइना, इंडिया और यूएई, इन्होंने वोट नहीं दिया। तो चाइना तो इंटरनली सपोर्ट कर रहा है रूस को, रूस और चाइना एक जैसे। अब इंडिया छोटा बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? चाइना की नीति अलग है। हाँ, चाइना की नीति ये है कि रूस को अमेरिका से लड़ा दो। और दूसरी बात, चाइना और रूस की सोच एक है, उनके लिए जो ह्यूमन वैल्यू है वो 0 है, उनके टारगेट्स ही इंपॉर्टेंट है एट एनी कॉस्ट। अब देखिए, ये जो यूक्रेन था ये भी तो पार्ट ऑफ रशिया ही था, तो यानी कि अपने ही देश को तो मार रहा है वो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पाकिस्तान पहले इंडिया का हिस्सा था, और अगर लड़ाई हो इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान को मारे तो अपने देश को मारे। तो वो तो अभी भी, रशिया तो अभी भी चाहता है कि यूक्रेन लड़ाई ना करे, उसको ज्यादा कम से कम नुकसान पहुंचा के उसको अपने वश में करे, जिससे कि उसको जब इसका रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा तो उसको आसान हो जाए। अब लेकिन अब इसकी बात इज्जत पे आ गई है, वर्ल्ड रेपुटेशन की बात आ गई है रशिया के, तो वो तो फिर उसको झुकना करना ही पड़ रहा है, ये बात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा है। सर, इसको हाँ, इसको आप मतलब कैसे देखते हैं पंचांग में? मतलब ये किस किस एस्ट्रोलॉजी के तहत आता है? एस्ट्रोलॉजी का नहीं, कौन सा पार्ट है ये? मैंने इसमें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट देखा है, मुंडेन प्लस वृहद पराशर। मुंडेन में आकाशीय काउंसिल बनाया जाता है, और आकाशीय काउंसिल में राजा और मंत्री का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसके हिसाब से काफी प्रेडिक्शन की जा सकती है किसी भी कंट्री के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, लाभ हानि के बारे में, कैमिटीज के बारे में, जो ये होते डिजास्टर होते हैं इनके बारे में सब बताया सकता है। अब बात ये इसके है, बारे में कोई मतलब कहाँ पे पढ़ा जा सकता है इसको सीखने समझने के लिए? ये तो हमने शास्त्राचार्य में या प्रभाकर में पढ़ा है। हाँ, लेकिन वो उस तरह से हाँ, नहीं मतलब देखो, उसको एक बात है ना, हाँ। जो ग्रहों का प्रभाव तो नॉर्मल वही है जो हम वृहद पराशर में पढ़ते हैं। अब इसी को हमने यूज करना है इसमें, मुंडेन में और आकाशीय काउंसिल में। तो आकाशीय काउंसिल के हिसाब से एक बार देखो, एक बार बताऊं मैं आपको, अब ध्यान देना, पिछले कुछ साल पहले, जैसे इस साल राजा मंत्री मंगल है, इसी तरह से राजा मंत्री शुक्र बने थे। उस समय में फीमेल पावर को बहुत, वुमेन पावर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ये बात सच है। वो कौन सा सन है मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है, बट ऐसा था। और अब की बार जब राजा मंत्री मंगल है तो ये युद्ध की स्थिति है, और अगला जो संवत आ रहा है उसमें राजा मंत्री शनि और गुरु है। तो शनि होता है न्याय प्रिय और गुरु होता है न्यायकर्ता। तो जब ये दोनों लड़ भिड़ लेंगे, थोड़े वर्ल्ड में 2-4 कंट्री बर्बाद हो लेंगे,
तो थोड़ी इनको समझ आएगी, तब वहां से इनका दोबारा से राइज होना शुरू होगा। तो अगला जो संवत होगा 2079, वहां पर वो साल हम कह सकते हैं बिजनेस के लिए वहां पर प्रमोशन शुरू होगा। तो अप्रैल के बाद मई में दोबारा से ये रिप्रोडक्शन शुरू होगा। तो ये है हमारे। अच्छा, भारत भारत की मकर राशि है और इस समय भारत की 7.5 चल रही है, तो भारत तो एक खराब समय से गुजर रहा है। 7.5 जरूर है, लेकिन इसको देखो कितनी समझदारी से काम ले रहा है। हाँ। अपनी राशि का शनि है, अपनी राशि का हम्म शनि भले ही दूसरों के लिए नुकसान दे दे, बट अपने लिए नहीं करेगा। हम्म और यही हुआ है, जब इस पे वोटिंग की बात आई तो उसने चुप हो गया और अपने बच्चों को वहां चुपचाप बाहर निकाल लिया। यही हम्म समझदारी की बात है। हम्म तो शनि क्या होता है? शांत प्रिय होता है ना। शांत मतलब कि हम्म देखो, और शनि मकर राशि में होना यानी मक्कार राशि में होना, तो ये एक तरह कह सकते हैं हिंदुस्तान की मक्कारी भी है कि अपना काम हम्म बनता, भाड़ में जाए जनता, तो मरो चाहे मरो, लेकिन हमारे बच्चों को वापस दो। यहाँ पर जो है ना वो नीति नहीं अपना रही कि जो है ना क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम होता तो पहले यूक्रेन को बचाते या अमेरिका या रूस की तरफ जाते, तो वो वाली बात तो है नहीं यहाँ। यहाँ तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाली बात हो रही है। अच्छा सर, मकर मकर राशि वास्तव में मतलब मक्कार टाइप के होते हैं क्या, मकर लग्न वाले? क्योंकि हमने सुना है कि ये सेल्फिश होते हैं, ऐसा पढ़ा है। मैंने देखा भी है एक दो लोगों को ऐसा। हाँ हाँ। हाँ, तो हर नहीं होता, हर एक नहीं होता होगा। भाई उस पर आस्पेक्ट और ग्रहों की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है, हाँ, बट लेकिन इन उनका जनरल ऐसा बेसिक कहा जाता नेचर, है। हाँ, हाँ बेसिक नेचर कह बेसिक सकते। नेचर जो है वो सेल्फिश होता है। हाँ हाँ, वो कह सकते हैं। क्योंकि हाँ हाँ, हमने करीब करीब मतलब 5-7 लोगों पे ये अध्ययन किया है। हम्म, तो हमने देखा कि मतलब बिल्कुल गहराई में जाके कहीं ना कहीं वो जबरदस्त सेल्फिश है। हाँ। अरे मैं ऐसी किसी को देख रहा था, मतलब अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश में था, तो हम्म मकर लग्न की कुंडली आई, हम्म तो एकदम मैं अलर्ट हो गया, मैंने सावधान। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं, मन में रखे रहा। हम्म हम्म तो लेकिन मेरे को ध्यान था कि ये मकर राशि है, तो इससे थोड़ा बात बनी। मैंने एक को बता दिया, अपनी वाइफ को बता दिया, मैंने इससे सावधान रहना बस। और बेटे को मैंने बताया नहीं, मैंने कहा तुम फ्री फ्लो चलो और जो तुम्हें अच्छा लगता है उस हिसाब से काम करो। हम्म तो बात बनती रही, बढ़ती रही आगे, बातचीत बढ़ती रही, फिर मिलना जुलाना हुआ, बातचीत हुई, फोन पे बात हुई, फिर पर्सनली बातचीत हुई। और बात फाइनल होने के लिए जब चलने लगी, तो अपना मकर राशि ने अपना गुण दिखाना शुरू कर दिया। तो हम्म लड़की ने जो है बोल दिया कि ऐसे मैं अभी ऐसे फाइनल नहीं कर सकती, मेरे को एक दो बार मिलना पड़ेगा। तुमने ठीक है भाई, अच्छी बात है, मिल मिला लो, हम भी तुम्हें जान ले, तुम भी हमें जान लो। और मेरे को तो मालूम तो मकर राशि है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब लास्ट टाइम वो मिलने गए, तो बेटे ने बोल दिया दुनिया की सारी लड़कियों से कर सकता हूँ, इस लड़की से नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो है ही इसी तरह की। हुआ हाँ ये हाँ। था कि ये लोग एक गाड़ी लेके गए, और गाड़ी वहां से मतलब अनऑथराइज जगह पार्किंग पे थी, तो गाड़ी उड़ गई। हम्म उड़ गई तो फिर बाहर आए तो परेशान हो गए भाई बेटा। हम्म तो हम्म लड़की बोली अच्छा ऐसा है, ठीक है तुम पता करो, मैं चलती हूँ अपने घर। हम्म तो जो व्यक्ति मतलब 10 मिनट के लिए साथ नहीं दे सकता, हाँ तो उससे उसकी इंटेंशन मालूम पड़ गई, मतलब ये सेल्फिशनेस है। हाँ। तो उसी टाइम उसने डिसाइड कर लिया, आज मैं इसको दोबारा नहीं मिलूंगा, मेरे को इससे नहीं करनी। आते बोला आप बोलो पता ऑफ। तो मैंने, ये तो मेरे को पहले से ही पता था, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, किसी तुम ना बोलो तो मैं इसको बंद कर दूँ। तो वो हो गया। तो इतनी मतलब इस लेवल की एस्ट्रोलॉजी हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, हाँ इतना हाँ। है। जी जी जी। तो ये है। तो अच्छा, आप कह रहे थे कुछ नक्शे की बात कर रहे थे, नक्शा डिस्कस करना था। हाँ सर, हाँ, नक्शा हम सोच रहे हैं आज आपको भेजें, कल उस पर डिस्कशन करें। अच्छा। आज मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, हाँ हाँ बताओ। वो हम सोच रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हाँ बोलो। जैसे मतलब एस्ट्रोलॉजी को ही मतलब जितना जैसे हम जानते हैं, हम कर भी रहे हैं इस समय,
तो जैसे बड़े लेवल पे लोग, तरह तरह के लोग आते हैं, तो उन पे प्रभाव जमाने के लिए, या जैसे बड़े एस्ट्रोलॉजर जो कहलाते हैं, जैसे मतलब आप हैं, या अ, बंसल सर हैं, या इस तरीके के, या पद्मेश जी हैं, तो इस मतलब इस स्तर को मेंटेन रखने के लिए, और या वहां तक पहुंचने के लिए, या बहुत सारे लोग आते हैं उनका सामना करने के लिए, वो किस तरह की तैयारी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, आपने दो बातें कही, एक तो कहा कि सामना करने के लिए और एक उस लेवल पर पहुंचने के लिए, दोनों बातें अलग अलग हैं, अलग अलग है। है ना। पहुंचने के बात अलग होती है। पहुंचने की बात यह है कि आपको पहले प्रूव योर सेल्फ, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप में वो चीज है। तो उस प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को मतलब फ्री कंसल्टेशन देना पड़ेगा जिससे कि आपकी मार्केट बन जाए, जिससे आप जान पाए। मतलब आप लोगों को ना ढूंढो, लोग आपको ढूंढे। उसके लिए आपको प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है सामना करना। अब सामना करने के लिए हमें जो है सामने वाले को पहचानना पड़ता है कि सामने वाला किस तरह का व्यक्ति है। तो जब हमारे पास आते हैं व्यक्ति, तो 2 या 3 तरह के होते हैं, ज्यादा नहीं होते। एक होते हैं नंबर 1, जो आपको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि ये पता नहीं हमारी बात को बता भी पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, इनका ज्ञान है भी कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं फेक तो नहीं है। वो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। और जब तक वो आप टेस्ट नहीं हो जाते पूरी तरह से, तब तक वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं। और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो वाकई में परेशान है, आपके पूरा विश्वास करके आए हुए हैं, आपका नाम सुन के आए हुए हैं, आपके काम को देख के आए हुए हैं, और उन्हें लगता है कि बस उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं है। तो उनका विश्वास ना टूटे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा, जिनको विश्वास नहीं है, उनको विश्वास दिलाने के लिए अपनी सही प्रेडिक्शन दे करके उन पर विश्वास जमाने की कोशिश करना पड़ता है। ठीक है। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं। तो हमें ये जज करना पड़ता है सबसे पहले कि सामने वाला व्यक्ति किस दृष्टि से आया हुआ है। तो जब वो बातचीत करते हैं तो वो 2 मिनट में मालूम पड़ जाता है। एक तो ये होता है कि भाई आपको अगर कोई कुंडली दे रहा है तो आप पूछेंगे उसको, बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका क्वेश्चन है, क्या आपका मतलब सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो वो पहले बोलेगा, जो टेस्टिंग वाला व्यक्ति होगा, बोले आप देखो ये आपको क्या दिख रहा है इस कुंडली में। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने 35 साल के अनुभव की बात बता रहा हूँ। आप देखो इसमें क्या दिख रहा है। अगर उसने ये शब्द बोल दिया कि आप देखो इसमें क्या दिख रहा है, या बोले आप जनरल बताओ जी कुछ भी, तो इट मीन्स कि वो आपको टेस्ट करने आया। एक होता है आदमी आते अपनी प्रॉब्लम बोलना शुरू कर देता है, जब मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मैं सारे जगह पूजा पाठ कर लिया, उपाय कर लिया, कोई उपाय नहीं हो रहा, अब बताओ इसकी शादी होगी भी कि नहीं होगी। यानी ये व्यक्ति जेन्युइन प्रॉब्लम में है और इसको आपके ऊपर विश्वास है और आपको इसकी सही जांच करके इसके आंसर देना चाहिए। तो अगर आपने उसको सही जांच करके मेहनत करके आंसर दे दिया और उसकी प्रेडिक्शन उस हिसाब से हो जाती है, तो वो आपको उस लेवल पे ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। ये सबसे बड़ी कमी होती है एस्ट्रोलॉजर्स की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये शादी 1.5 साल में हो जाएगी, इस महीने में हो जाएगी, इस महीने बाद हो जाएगी। नेवर। यू आर नॉट ए गॉड। आप भगवान नहीं हो। आपकी स्टडी है, आपका अनुमान है, आपको एक हल्की झलक दिखाई देती है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये मैक्सिमम फेवरेबल टाइम है जब इसकी शादी होने का चांस है। बट फिर भी हो सकता है कि ना हो, बिकॉज वो एफर्ट ही नहीं करता। तो फिर वो कैसे होगी? क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी रिजल्ट मिलने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, वर्क एंड डेस्टिनी। अगर डेस्टिनी कहती है 100% है और वर्क वो 0 है, तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? 100 + 0 = 0। अगर डेस्टिनी 0 है, वर्क उसका 100% है, तो भी रिजल्टेंट वैल्यू 0। तो ये तो आप निकाल ही लोगे कि भाई हाँ भी इसकी डेस्टिनी है या नहीं।
लेकिन एफर्ट को आप नहीं निकाल पाओगे, एफर्ट तो उसे करने पड़ेंगे। तो आप उसमें सिर्फ ये निकाल सकते हो कि मैक्सिमम फेवरेबल टाइम फॉर द इवेंट, है ना। तो इसलिए आप ये कह सकते हो ये समय फेवरेबल है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, बट बिना एफर्ट किए रिजल्ट नहीं आएगा, दिस इज गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी की नौकरी की बात है, शादी के एग्जाम्पल, नौकरी की बात है, उसका 10th हाउस बहुत बढ़िया चल रहा है, दशा भी दशमेश की चल रही है, गुरु शनि सब फेवर में, सूर्य भी बढ़िया चल रहा है, सब कुंडली में भी अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन वो ट्राई नहीं कर रहा है, तो फिर उसको जॉब कैसे मिलेगी? तो बैठे बैठे तो जॉब मिलती नहीं, बैठे बैठे तो किसी शादी होती नहीं, किसी का कोई काम होता नहीं। तो इसलिए आप ये कह सकते हो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर द इवेंट, बट यू हैव टू मेक द एफर्ट्स, देन इट विल बी हैपन। तो चैलेंज कभी मत करो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत हो। और दूसरी बात कि जब आपका मोस्ट फेवरेबल टाइम चल रहा है तो उसमें आप उपाय जरूर बताओ साथ में, कि मोस्ट फेवरेबल टाइम तो है, लेकिन अगर आप साथ में उपाय भी करोगे तो आपकी ये इवेंट जल्दी सक्सेस होगी, जल्दी आपका काम होगा। तो ये दो चीजें हैं जिसके वजह से आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ला सकते हो। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले प्रूव योर सेल्फ ए गुड एंड हेल्पिंग पर्सन, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, तब आप अपनी वेरी स्टेज को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हेलो, हाँ, तो ये मैंने आवाज आ रही है? जी 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 अच्छा, जी जी। तो ये मैं कुछ एक बात बता रहा था जिससे आप अपने आप को। हम्म दूसरी बात, हम्म अपने सर्टेन रूल बनाओ कुछ, जी। तो जो आपकी बुक्स में नहीं लिखे। हम्म और बुक्स से ज्यादा अच्छी एस्ट्रोलॉजी आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। हम्म तो उसमें जो भी आपने अपने रूल बनाए उनको आप फॉलो करो, हम्म वो बुक से ज्यादा अच्छी आपको प्रेडिक्शन लेवल बढ़ा देगा। तो बेसिकली कोशिश ये होनी चाहिए कि हेल्पिंग पर्सन होना चाहिए, गुड पर्सन होना चाहिए, और अपने रूल के हिसाब से चलना चाहिए। और अगर एक दो जगह कहीं आपके रूल फेल भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपका रूल गलत है। तो 100% तो एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं सकती कहीं। तो आप ये सोचो कि अगर आपका प्रेडिक्शन लेवल 80-90% की एक्यूरेसी का है तो यू आर ए गुड एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, लोगों का जो लेवल है वो तो 40-50 वाला है, तो अगर आप उसको 80-90 के लेवल पर ले आते हो तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो लोगों की एक तो बात है। दूसरी बात यह कि गुड नेचर होने का कैसे आप सबूत दोगे? लोगों के लिए हेल्प करना, ये आपका मोटिव होना चाहिए। अगर मान लो सपोज 10 लोग आते हैं और 10 लोग में से एक व्यक्ति कहता है भाई मैं फीस नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं कंसल्टेशन करना चाहता हूँ, उसको कर दो। आज नहीं तो कल वो आपके पास लौट के आएगा, 4 लोग और लेके आएगा। जो आपकी एक की फीस नहीं दे पाया था वो आपको 4 के बदले में रिटर्न देगा, है ना। तो पैसे को इतनी अहमियत मत दो, प्रैक्टिस को ज्यादा मेहनत दो। दोनों पी से है, पी से पैसा, पी से प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी इस स्टेज में प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए बजाय कि पैसे। ओके। और जैसे सर जो बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं या मंत्री हैं,
इन लोगों को हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये, कोई भी ऐसा आता है आईएएस पीसीएस जो भी आता है, आप ये मन से निकाल दो कि आईएएस पीसीएस है। अगर आपने उनको ये रखा दिमाग में कि आईएएस पीसीएस, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। आप ये सोचो कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया है या आपको किसी ने बुलाया है, इट मीन्स कि उसको आपकी जरूरत है। अगर आया है तो भी और बुलाया है तो भी। और उसमें आप ये अपना मोटिव रखो, ये अपना मोटो रखो कि मैं इससे तो ज्यादा जानता हूँ, और जो मैं इसको बताऊंगा इससे अच्छा गाइड कर सकता हूँ। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का होता है ना, पेशेंट भी अपने रोग के बारे में बहुत कुछ जानता है, बट फिर भी डॉक्टर को कॉन्फिडेंस क्या होता है कि इससे तो कुछ नहीं पता, इससे ज्यादा मैं जानता ही हूँ। और एक बात और बता दूं आपको, हर व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका एस्ट्रोलॉजर खुद बन जाता है, क्योंकि वो 50 लोगों को दिखाता है। अब जो आईएएस आईपीएस रैंक आदमी होगा, उसके पास कुंडली देखने वालों की कमी नहीं होगी। फ्री में देखने वाले बहुत सारे आएंगे उसके पास, और वो हर एक को दिखाएगा। तो इसलिए अब क्या होता है कि कोई बात आपने बता दी, कोई बात दूसरे ने बताई, कोई बात तीसरे में, कुछ बातें होंगी जो कंफ्लिक्ट करेंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सेम होंगी, और जो सेम बातें इकट्ठी होती जाएंगी वो उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजी का रूल बन जाता है। और अगर आपने उससे उल्टी बात बोल दी तो फिर आपको अपनी बात को जस्टिफाई करना भी आना चाहिए। सपोज करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लो किसी का मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, बुध का लग्न है, और मंगल उसमें एग्जॉल्टेड है, मंगल की दिशा चल रही है, तो 90% एस्ट्रोलॉजर क्या बोले, उच्च के ग्रह की दिशा चल रही है, आपके सारे काम बनेंगे। लेकिन जो मैंने आपको सिखाया, आप क्या बोलोगे, ये उच्च का मंगल आपका सत्यानाश कर देगा। अब ये बात उसको हजम नहीं होगी, और आपको उसको साइंटिफिकली ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये किस तरह से नेगेटिव है। अब कैसे आप प्रूव करोगे? एक तो आप जानते हो कि भाई बुध के लग्न के लिए मंगल अकारक होता है, तो ये इसके लिए तो अच्छा है नहीं, और अगर कोई अकारक ग्रह है और एग्जॉल्टेड है तो इट मींस कि जो नेगेटिव प्लैनेट है वो स्ट्रांग हो गया, तो इसको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है। दूसरा, आप उसको साइंटिफिकली ये समझा सकते हो कि मंगल कैसे स्ट्रांग हुआ, व्हाट इज एक्सॉल्टेशन। जब उसको आप लॉजिक दोगे, एक्सॉल्टेशन का क्या मतलब होता है, डेबिलिटेशन का क्या मतलब होता है, बुध के लग्न के लिए मंगल किस तरह से हो सकता है, और ये सारी चीजें उसको समझ नहीं आती, तो आप उसको प्रूव कर सकते हो कि जब जब आपका मंगल की महादशा या अंतरदशा आई थी पिछले समय में, आप उस समय को याद करो, आपको अच्छा हुआ था, खराब हुआ था। निश्चित तौर पर वो कहेगा कि मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है। अगर मान लो कहीं कहता है कि अच्छा हुआ था, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा क्यों अच्छा हुआ। हो सकता है कि ट्रांजिट उस समय में कोई फेवरेबल आ गया। तो लोग क्या होते हैं, लोग क्या कर देते हैं कि इवेंट होती किसी और वजह से, बोल देते किसी और वजह से। हाँ, ये बहुत चलता है। हाँ, तो मंगल की दशा खराब है, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ उसके साथ। आपको प्रूव कर, आपको जो बात काट देगा आपकी। आप सर कह रहे हो 2000 में, सन 2000 में मंगल की दशा चला है, में आपको बहुत नुकसान हुआ होगा, बट मेरे को तो बहुत फायदा हुआ था। तो उसको आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि अगर मंगल की दशा भी थी तो क्या शनि और गुरु का गोचर इतना फेवरेबल था क्या, जिसकी वजह से मंगल के नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ पाए। तो आप इस तरह से भी उसको समझा, जब आप लॉजिकली उसको कोई बात समझाओगे, रीजन उसका इसका परफेक्ट दोगे, तो वो आपकी बात मान जाएगा। और ये अधिकतर होता है, स्टूडेंट के साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे साथ लोग वहां पे बहस भी करते। तुम तो मेरे साथ ग्रुप में रहे हो, कुछ एक मेरे को याद नहीं तुम्हारे साथ ऐसी और स्टूडेंट की बात हुई नहीं हुई, लेकिन ऐसा होता है अक्सर आज की डेट में। अगर आप आपको किसी कंसल्टेशन भी दोगे या किसी को टीच भी करोगे, तो वो आपको क्रॉस करेगा, आपकी बात को काटेगा, और आपको वो बात जस्टिफाई करनी क्यों ऐसा हुआ। एक बात। दूसरी बात एक और, आप देखो भगवान नहीं हो, एस्ट्रोलॉजी आपने नहीं बनाई, ये जो रूल बने हैं, फ्रेंडशिप है, नेगेटिव है, अकारक है, ये है वो, ये सब आपने नहीं बनाए, ये सब पीछे से बने हुए हैं। और ये पीछे किसके आधार बने हुए हैं, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के ऊपर से बन के आए हैं। तो हो सकता है कि किसी केस में ना लगे वो सही बात, हो सकता है कि उसके लग्न की डिग्री बहुत बॉर्डर लाइन केस हो, तो उस वजह से उसके लिए फेवरेबल भी हो रहा हो।
तो ऐसे केस में आप उससे बहस मत करो। मान लो किसी का मिथुन लग्न है और उसका 29 डिग्री का है और उसका मंगल उच्च का है। आप मिथुन लग्न देखते ही बोलोगे मंगल ग्रह बहुत खराब है, लेकिन 29 डिग्री का है और उसको टाइम सही से पता नहीं है, एक्चुअल तो उसका कर्क लगन आ चुका है। क्योंकि देखो 29 डिग्री से 1 डिग्री जाने में सिर्फ 5 मिनट का अंतर चाहिए। अब उसको 5 मिनट करेक्शन ही नहीं मालूम। अब वो मंगल की दशा आप बोलोगे नेगेटिव है और वो बोलेगा मेरे को बहुत अच्छा फायदा हुआ, बिल्कुल सही बात बोल रहा हो, आप उसे जबरदस्ती बहस कर रहे हो। क्योंकि कर्क लगन में मंगल योग कारक हो जाता है, उसको बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका तो मंगल कर्क लगन मिथुन लगन है ही नहीं, मंगल कर्क लगन है उसको। तो भाई ऐसी भी बात हो जाती है जहां हम ना वो गलत है ना आप गलत, दोनों सही हो, फिर भी प्रेडिक्शन सही नहीं आ रही। तो ऐसे रीजन को ढूंढना पड़ेगा कुछ चीजों में। तो इसलिए कभी भी बहस मत करो, कभी भी किसी पे दावा मत ठोको, और कोई भी चीज को आप ब्लाइंडली फेथ मत करो, और हर चीज का साइंटिफिक रीजन ढूंढो। तो कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी बड़े IAS ऑफिसर हो, अगर आप तरीके से बात करोगे, लॉजिकली बात करोगे, तो आप अपने आप को एक लर्नर पर्सन जरूर उसके सामने प्रूव कर पाओगे। और अगर आप जबरदस्ती बहस करोगे, वो समझ जाएगा बेवकूफ इंसान है, इसके सामने बेकार है, अच्छा ठीक है जी नमस्कार चलता हूँ, निकल जाएगा, आप कुछ नहीं बोल के जाएगा। जितने बड़े लोग होते हैं सामने बहस नहीं करते, लेकिन अपने माइंड में एक वो इमेज लेके चले जाते हैं। तो आपकी रेपुटेशन आपके अपने हाथ में, तो बहस करने की जरूरत नहीं होती किससे। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती का फालतू आर्गुमेंट करते, कई लोग होते हैं फालतू आर्गुमेंट भी करते हैं, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, उनको लॉजिक जरूर दो। फिर भी अगर नहीं माने तो उसकी मर्जी है, फिर वो भटकता रहे, जाओ भटको तुम जाकर जिंदगी भर ऐसे, ठीक है ना। तो हर IAS और IPS आदमी बुद्धिमान है, या मान के चलो, लेकिन आपके एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले वो बुद्धिमान नहीं है। तो आपको हर जगह लॉजिक, साइंटिफिकली और पॉसिबिलिटी का मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मिथुन नहीं कर्क लगन भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए चलोगे तो आप कोई धोखा नहीं पाओगे, है कि नहीं? अच्छा सर, हाँ। एक क्वेश्चन और था, जैसे जैसे उपायों के लेके। हाँ, उपायों में, ज्योतिष में, जैसे स्टोन पहनाना या रुद्राक्ष पहनाना, मंत्र बताना, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि मतलब लोगों को लगे कि हाँ इनके उपाय अलग तरह के हैं, या मतलब जैसे मंत्री लेवल के लोग हैं या IAS लेवल के लोग हैं, ये लोग थोड़ा सा, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम रुद्राक्ष नहीं मानते, हम स्टोन नहीं मानते, और तमाम लोग होते हैं जैसे कि कहते हैं कि हम तो ड्रिंक करते हैं तो हम मंत्र कहाँ से पढ़ें, या बहुत सारी ऐसी बातें। तो उपायों का क्या सिस्टम होना चाहिए, किसको कैसे उपाय दिए जाएं, और इतने बड़े बड़े लोगों को किस तरह के उपाय दिए जाएं कि उनको विश्वास हो कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। ओके, नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो इसमें भी देखो दो तरह के लोग होंगे। एक होते हैं आलसी, वो मानते हैं तो बट कर नहीं सकते, टाइम नहीं उनके पास। और कुछ होते कंफ्यूज, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा से करने से। हाँ, और तीसरे ये होते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इतना काम है हाँ, कि वो बिजी कुछ रहते कर हैं। ही नहीं सकते। हाँ हाँ, अब जैसे कि वो कहते हैं कि हम रत्न और रुद्राक्ष नहीं मानते, तो बोलो फिर आप फिर मंत्र जाप करोगे? आपका दो ऑप्शन है, आप दोनों दोनों ऑप्शन दीजिए। एक ऑप्शन है कि आप रत्न रुद्राक्ष पहनो, एक ऑप्शन है कि आप मंत्र जाप करो और उपवास करो और पूजा पाठ करो। निश्चित तौर पर बोलेगा मैं रत्न रुद्राक्ष पहन लूंगा, मैं पूजा पाठ और व्रत वगैरह ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप दोनों के ऑप्शन तैयार रखो, क्योंकि कोई भी उपाय के लिए, कोई भी कुंडली के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी दशा के लिए आपको रत्न रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे और मंत्र और पूजा पाठ भी मिल जाएंगे। क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव प्लैनेट है उसका रत्न रुद्राक्ष पहनेंगे, जो नेगेटिव प्लैनेट है उसका आप दान और मंत्र जाप और पूजा पाठ बताओगे। तो एक ही टाइम में एक फेवरेबल होता है
एक अनफेवरेबल होता है। तो जो व्यक्ति आलसी हैं, जो ये सब नहीं कर सकते, उनको हमेशा रत्न रुद्राक्ष होता है। और उनको सबसे पहले ये बोलो कि आपको जहां देखो, पता है क्या होता है, ये कौन लोग बोलते हैं कि हमें रत्न रुद्राक्ष पे विश्वास नहीं है, ये वो लोग बोलते हैं जो पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो उन लोगों को तुरंत आप मंत्र जाप बताओ, क्योंकि वो फ्री का होता है, वो कर लेगा। और मंत्र और रुद्राक्ष में जो मंत्र पाठ और जो पूजा पाठ है, वो तो उसको करनी है, आपको तो उसको लेना देना नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम रत्न रुद्राक्ष की बात करते हैं, खासतौर से रत्न की बात करते हैं, तो उसके मन में क्वेश्चन आ जाता है कि जरूर हमसे कुछ कमाने के चक्कर में है। तो मैं आपको खुल के बात बता रहा हूँ सारी बातें, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस की बात है। तो जैसे ही आप उसको बोलोगे रूबी पहन लो, पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, बोले जरूर कमाने के चक्कर में ये अपना फायदा सीधा करना चाहता है, वो सीधे बोलो आपको जहां से इच्छा हो वहां से लो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद काम हो, अब देखो आपको बिजनेस भी करना है थोड़ा सा उसमें, उसके बाद ये बात कह सकते हो, उसके बाद काम की गारंटी हमारी नहीं है। तो अगर आपको काम गारंटी चाहिए तो हमारे रेफरेंस से अगर आप लोगे, हम आपको दिखा करके लोगे, हमसे पूछ करके लोगे, तो हम आपको क्वालिटी की वजह से हम उसको एश्योरेंस दे सकते हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात क्या है, वो कहते हैं रत्न और रुद्राक्ष से फायदा कैसे होता है, वो मानते ही नहीं हम तो इसमें आपको साइंटिफिक रीजन देना पड़ेगा। तो साइंटिफिक रीजन आपको पता ही है, सन रेज में 7 लाइट होती हैं, और जो लाइट आपको चाहिए वो उस रत्न के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जाती है और आपके ब्रेन को कंट्रोल करती है, और ब्रेन से आपके जितने भी काम होते हैं, जो सोच होती हैं, जो एक्टिविटीज होती है, सब कंट्रोल होती हैं ब्रेन से। तो निश्चित तौर पर आपको उस चीज में लाभ मिलेगा। क्योंकि आदमी की सोच और कर्म आपको सफलता या असफलता की तरफ ले जाते हैं। ये बात मानते हो कि नहीं? जी। अगर आप गलत सोचोगे, गलत काम करोगे, तो निश्चित तौर पर आप गड्ढे की तरफ जाओगे। अब आपको जाना था पूरब, चले गए पश्चिम, तो आप रिजल्टेंट वैल्यू के तो बिल्कुल अपोजिट ही जा रहे हो ना। तो जाना था बिजनेस की तरफ, चले गए आप नौकरी की तरफ, या बिजनेस करना था आपको आग और केमिकल का, और कर लिया आपने पानी का, तो नुकसान तो होगा। ये कर्म है। और आपको सोच और आपके सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, वो आपके भाग्य से बनते हैं, आपके बुद्धि बल से बनते हैं। और बुद्धि बल किससे कंट्रोल होता है? वो हमारे स्टोन से, दिमाग से होता है। और दिमाग कहाँ से कंट्रोल होता है? वो हमारे यूनिवर्सल एनर्जी से होता है। और यूनिवर्सल एनर्जी कहाँ से आती है? वो हमारे सन से आती है। तो सन में तो सारी यूनिवर्सल एनर्जी होती है, तो फिर हमें स्टोन पहनने की जरूरत है? तो हमें स्टोन इसलिए पहनने की जरूरत है कि हमारे बॉडी में जिस यूनिवर्सल एनर्जी की कमी है, उसको कंसंट्रेट करके, उसको फोकस करके हमारे बॉडी में वो इंटरप्रेट होती है। जिस तरह से एक इंजेक्शन चाहिए होता है ना, वो इंजेक्शन की तरह ये हमारे रत्न काम कर देते हैं। तो जो एनर्जी आ रही है उसमें सब कुछ है। हमारे पास विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। आपको कौन सी खानी है, ये कौन बताएगा? ये तो एक डॉक्टर बताएगा, और डॉक्टर वही एनर्जी बताएगा जो उसको चाहिए। हम वही रत्न बताएंगे जो उसको चाहिए। तो जब वो उस विटामिन को लेगा, जब वो उस एनर्जी को लेगा, तो निश्चित तो आपको उसको फायदा होगा। तो इस तरह से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। और पूजा पाठ की बात कैसे काम करता है? हाँ, एक मिनट। अब पूजा पाठ की बात जहां तक है, ये तो विश्वास के ऊपर होती है कि आप किसी भी सुपर पावर को याद करते हो तो आपको हेल्प के लिए आता है। अब जब किसी पर्सन को याद करने से वो व्यक्ति आपकी हेल्प के लिए आ जाता है, तो एक सुपर पावर को याद करने से वो व्यक्ति आपके लिए क्यों नहीं आएगा? वो पावर क्यों नहीं आएगी? अच्छा, बात आती है रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष कैसे काम करती है? हमारे जो ज्योतिष में है, वो 4 ही चीजें होती हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, और आकाश तत्व। 5 होते हैं ना। तो हमारी जो राशियां हैं वो तो 4 ही होती हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो ये जो अग्नि तत्व में हम कहते हैं भाई आप मंत्र जाप करो। पृथ्वी तत्व में कहते हैं हम रत्न धारण करो। वायु तत्व में कहते हैं हम मंत्र जाप करो।
और जल तत्व में कहते हैं हम औषधि स्नान करो। ये औषधि स्नान क्या होता है? जो जड़ी बूटी होती हैं उनमें भी ग्रहों का प्रभाव होता है। तो ये जो रुद्राक्ष होते हैं ये भी तो एक पेड़ का फल है, तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं औषधि का ही तत्व है। तो जब हम औषधि की बात करते हैं, उससे स्नान करने की बात करते हैं, उसकी जड़ी बूटी को बांधने की बात करते हैं, देखो जो हल्दी की गांठ होती है वो आपको पुखराज का लाभ देती है। अब हल्दी की गांठ क्या है? औषधि तत्व तो है। तो जिस तरह से हल्दी की गांठ आप बाजू में बांध रहे हो तो वो आपको लाभ दे सकती है। हल्दी खाने से आपको लाभ हो सकता है, पीला भोजन करने से आपको लाभ हो सकता है। तो ये जो रुद्राक्ष है ये भी तो एक जड़ी बूटी का ही फल है, तो ये क्यों नहीं लाभ करेगा? अब इसमें जो मुखी का कॉन्सेप्ट है ये कैसे होता है, ये सोचने वाली बात, ये शोध का विषय। तो अब इसमें एक मुखी इसके लिए होता है, दो मुखी इसके लिए कहता है। तो भाई हमारे जो ऋषि मुनि है उन लोगों ने कहीं इसी को जांचा परखा होगा, उसके आधार पर ही एक मुखी दो मुखी सूर्य चंद्रमा के लिए बने हुए हैं। तो हम उस ऋषि मुनि की वो वाली स्टेज तो हम अब नहीं जा सकते, बट उसका जो लॉजिक है वो यही है कि ये औषधि वर्ग में आता है, इसलिए हम इसको रुद्राक्ष पहनने से लाभ मिलता है। और फिर वही वाली बात है कि भाई जब कोई डॉक्टर होता है तो एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है। आप किसी के पास भी जाओ, लाभ तो सबका टारगेट एक ही होता है, लाभ देना। इसी तरह से चाहे आप मंत्र जाप करो, चाहे आप स्टोन पहनो, चाहे रुद्राक्ष पहनो, चाहे आप दान करो, सबका मतलब एक ही है ना। तो अब उसमें ये हो सकता है कि हाँ भाई दान वाला जो पदार्थ है वो होना चाहिए जो उसके लिए नेगेटिव हो। जैसे मंगल वाले के लिए बुध का दान, बुध वाले के लिए मंगल का दान, गुरु वाले के लिए शुक्र का दान, शुक्र वाले के लिए गुरु का दान, सूर्य के लिए शनि का दान, शनि के लिए सूर्य का दान। ये नेगेटिव होंगे, निश्चित होंगे। अब उसको फिर हम रत्न नहीं पहनाएंगे, तो फिर उनको एक्चुअली क्या है कि हमें ये भी मजबूरी होती है, हमारे पास टाइम कम होता है किसी व्यक्ति को समझाने के लिए। अब मान लो कोई IAS IPS आदमी आएगा, वो आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं देगा। अब 15 मिनट में आपको सारा खेल करना है, आपको खुद समझना भी है, उसको समझाना भी है, सॉल्यूशन भी ढूंढना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये तो उसको क्या चीज चाहिए उसका रेशो बढ़ा दो, अब बाकी रेशो घटा लो। 3-4 ही चीजें होती, ज्यादा होती नहीं है। या तो अपना सॉल्यूशन लेके तुरंत चला जाएगा, वही क्या कहते हैं, वो पूछेगा मेरा ट्रांसफर कब होगा, मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा बॉस मेरे अंडर में कब होगा, मेरा जो है दूसरी जॉब कब लगेगी, मैं साथ में बिजनेस कब करूंगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, आप टाइम निकालो बता दो उसको। लेकिन वो कहेगा जबकि मेरा ये बढ़ नहीं रहा, मेरा प्रमोशन हो नहीं रहा, मेरा रुक रहा है, मेरे बिजनेस राइवल आ गए, मेरे जो कंपटीटर आ गए, तो फिर उसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो उसमें आपको एक तो ये है कि अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कब तक अच्छा नहीं चलेगा, तब तक अच्छा नहीं होगा। कब अच्छा होगा, जब अच्छा समय आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। और फिर जब अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, उसके लिए उपाय भी बताने पड़ेगा। अब इतनी सारी चीजें आपको उसी 15-20 मिनट में मैनेज करनी होती है। तो कई लोग तो फुर्सत से आते हैं और कई लोग जो है चलते फिरते आते हैं। अच्छा, कुछ लोग समझदार होते हैं, मैं बताऊं आपको। जो समझदार व्यक्ति होगा अपनी प्रॉब्लम तुरंत बता देगा और तुरंत सॉल्यूशन लेके चला जाएगा। और कुछ लोग कैसे होते हैं, अरे हमने आपको 2100 रुपये फीस दिया, जब तक 2100 रुपये वसूल नहीं कर लेगा तो जाएगा। 2100 आपसे पहले पूछा 2100 रुपये कितना टाइम दोगे, अच्छा आधा घंटा। उसके क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म हो गए और 15 मिनट जो है आपको खींचेगा। तो उसको जो है जो कम टाइम वाले हैं आप उनको कह सकते हो देखो हम आपको इतने कम टाइम में पूरा ज्योतिष तो नहीं सिखा सकते, है ना। तो हम आपको जो बता रहे हैं या तो आप उसे विश्वास करो और नहीं तो फिर सीखना है तो फिर आप आराम से बैठ के सीखो, 1-2 घंटे टाइम लेकर के आओ, तब हम आपको सारी बातें बता पाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को क्या होता है, मान भी रहे होते फिर भी बहस कर रहे होते। आप कितना मर्जी बोलो उनको, कुछ वो मतलब आपका तर्क का एक होता है तर्क वितर्क होता है, एक तर्क कुतर्क होता है, वो कुतर्क करते हैं। तो कुतर्क वालों से हाथ जोड़ लो, कहीं हम आपको नहीं समझा पाएंगे।
क्योंकि सरेंडर करने में उसमें आपकी इज्जत रह जाएगी, है ना। मेरा इतना सीमित ज्ञान है, मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बता सकता। और जो वितर्क मतलब ऐसे है कि हाँ भाई मतलब करना चाहते हैं, उनको आप समझा सकते हो, साइंटिफिकली समझा सकते हो। और फिर भी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हो, कमजोर ग्रह है, आपको लाभ देगा ही देगा। दूसरा बार बार बोलेगा, अष्टम भाव का ग्रह है, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे वो चतुर्थेश हो, चाहे वो कहीं का भी स्वामी हो, हमेशा आपको अशुभ फल देगा ही देगा। इसके लिए आप बहस मत करो, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है इतने सालों से चला आ रहा है, वो चेंज नहीं करेगा आसानी से। एक बार को समझा दो, भैया मैं ये मानता हूं, मेरा ये लॉजिक है, आप मानो चाहे मत मानो, मेरे को इस रिजल्ट मिलते हैं, अगर आपको उससे रिजल्ट मिलते तो आप उस हिसाब से चलो, मना नहीं करना किसी को। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके लिए अपने ज्योतिष के नियम चेंज नहीं करता, और आप किसी के कहे में आकर अपने ज्योतिष के नियम चेंज मत करो, क्योंकि हो सकता है कि एक दो केस में आपके ज्योतिष नियम फेल हो जाएं, लेकिन एक दो की वजह से आपके जो 8 केस आ रहे थे सही वाले, वो गायब हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं तो अपना यही स्टूडेंट को सबको बताता हूँ, भैया आपके अपनी जो नॉलेज है उस पर विश्वास करना सीखो, आपको उससे रिजल्ट मिलेंगे। कोई बहस करके आपके रूल को चेंज करने की कोशिश करता है, उसके लिए हाथ जोड़ लो, चुपचाप मान लो, लेकिन अपने नियम मत फिर मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि जो आपने सीखा है अपने अनुभव के आधार पर सीखा है, किसी से ज्ञान के उनके अनुभव के आधार पर सीखा है। अगर मैं आज आपको कोई बात बता रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि किताबों में लिखा है ऐसा, ये बातें किताबों में। हाँ, तो किताबों वाली बात तो बहुत सारी कोई पढ़ के सीख सकता है, लेकिन जो तो अनुभव वाली बात है, हाँ, तो वो आपको अपने आप ही आती है। जब तक आदमी मरता नहीं तो उसको स्वर्ग मिलता नहीं, और स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, तो सीखने के लिए अनुभव करना पड़ता है। हाँ, इसीलिए ना हम ये सारी बातें पूछें, क्योंकि ये सब अगर हम किताबों में ढूंढेंगे तो मिलनी नहीं मिलता, सीखेंगे तो टाइम लगेगा। हाँ, तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक सर और बात है कि हम ये जैसे जो आपके कुछ मतलब ऐसे सूत्र होंगे या जो मतलब ऐसे अनुभव में आया होगा कि ऐसा हो तो ऐसा होता है। हाँ, तो वो तो हम समय समय पर बीच में बताते रहते हैं। तो हम चाह रहे थे कि मतलब जैसे 1 दिन या 2 दिन इसी में रखे जाए कि आप हमें कुछ इस तरह के सूत्र बता दीजिए। जैसे हमने निकाला, हमने इधर ध्यान दिया कि सूर्य अगर लग्न में है, या सूर्य अगर सप्तम भाव में है, तो अगर सप्तम भाव में सिंह राशि नहीं है, तो ये तय बात उसका वैवाहिक जीवन गड़बड़ होता है, झगड़ा लड़ाई या ये सब। हाँ, सही है। और इस हद तक जाता है कि दोनों अलग अलग होते हैं, भले ही तलाक ना हो, दोनों हो सकता है अलग अलग रह रहे हो, भले ही एक घर में रह रहे हो, तो वो अलग अलग कमरों में चले जाएंगे। ये बात सही है। मतलब मैक्सिमम कुंडली में सूर्य की समस्या होती है, जितनी भी शादी से संबंधित समस्या है उसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यही सूर्य सप्तम में तो है, लेकिन अगर गुरु से एस्पेक्टेड है तो उतना खराब नहीं होगा, और अगर मान लो, और एक चीज और बताऊं, अगर वहां पे सप्तम में सूर्य नहीं भी है, लग्न में सूर्य नहीं भी है, और शनि की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि नहीं है, तो तलाक होने के 90% चांसेस है, तो भी दिक्कत आती है। लेकिन और खास तौर से जब तीसरी दृष्टि हो, तीसरी दृष्टि है, हाँ, तो निश्चित होता है ऐसा। अच्छा, हमने सर ये देखा सूर्य का तलाक में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल है, मतलब कारण है ना। देखो आपने सूर्य को क्यों कहा, क्योंकि आपने सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हुई है, आप जानते हो कि सूर्य इज ए सेपरेटिव प्लेनेट, तो जहां सूर्य होगा वहां की चीजों से अलग करेगा। तो 7th हाउस में आपने क्यों बोला, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य होगा तो शादी के सुख से वंचित करेगा। लग्न में होगा तो उसके स्वभाव में अच्छे स्वभाव को नहीं रहने देगा।
ईगो हो जाता है, ईगो हो जाता है। सूर्य ईगो, और हाँ, वो भी मतलब सात्विक अहंकार। बहुत ज्यादा। हम्म। तो लग्न में गुरु हो तो भी होता है ऐसा, अच्छा। क्योंकि वो अपने आप को ज्ञानी बहुत मानता है और बिना मांगे उपदेश देता है, बिना मांगे ज्ञान देता है। जब कई बार एक कहता है ना, भैया इतना ज्ञान मत बांटो, तुम अपना पास रखो अपना ज्ञान, तो लग्न में जिसके गुरु होगा वो फ्री में ज्ञान बांटता है ना। कहते हैं ना, भाई बहुत हो गया यार, अब मेरे को तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, भर गया मैं मेरे ज्ञान से। तो ऐसा मतलब जो ज्ञान बांट रहा है, इसका मतलब उसके लग्न में गुरु होगा। तो ये तो उसके फर्स्ट हाउस जो नेचर का होता है, तो जो प्लैनेट बैठेगा उसी को बढ़ा देता है। एक बात और है, जहां गुरु बैठेगा वहां के फलों को बढ़ा देगा। लग्न में गुरु बैठेगा तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देगा, क्योंकि गुरु मतलब बड़ा। और इसी तरह 7th हाउस में गुरु हो तो ये भी देखना कई बार उसकी सेक्स डिजायर ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ा, तो यौन सुख ज्यादा। तो गुरु अगर चौथे भाव में तो बड़ा घर होगा, 10th हाउस में गुरु होगा तो बड़ा उसका काम होगा, पंचम भाव में गुरु होगा तो उसकी बुद्धि ज्यादा होगी, 9th हाउस में होगा तो उसका धार्मिक विचार ज्यादा होगा, 2nd हाउस में गुरु होगा तो धन ज्यादा होगा, और 12th हाउस में गुरु होगा तो खर्चा ज्यादा होगा। और 6th हाउस में होगा तो 6th हाउस में हो तो रोग शत्रु ज्यादा होंगे, है ना। तो क्या होता है, सीक्रेटिव एनिमी। और उसी जगह शनि होगा तो कम होगा, शनि मार देगा, सूर्य मार देगा। 6th हाउस में सभी सूर्य शनि को अच्छा माना गया। अब जैसे सर हमने देखा है कि अगर पंचम भाव में सूर्य है या पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि है, हाँ, तो व्यक्ति को एसिडिटी या पेट से संबंधित दिक्कतें आती हैं, और खासकर वो पित्त पित्त का जो है वो प्रकोप उसको रहता है, पित्त स्वभाव का रहता है। हाँ, तो तो क्या, ये अच्छा इसका ये रीजन मेरे को जो बताइए। लगता है वो ये लगता है, देखो 5वां भाव पेट का तो होता नहीं है, हाँ, लीवर का हो सकता है। और सूर्य की दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पर, 11वां भाव 2nd हाउस ऑफ हेल्थ का होता है। तो ये एक कारण हो सकता है। अदरवाइज जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन की जो प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा कंफर्म होगी सूर्य के 7वें भाव में रहने से, अच्छा। क्योंकि 7वां भाव जो है ना पेट का भाव होता है। या नहीं, जब मेरे जब हिसाब से पंचम भाव होगा पेट का, तो ऊपर के पेट का पंचम भाव और नीचे के पेट का छठा घर। लेकिन बात तो हम पंचम की कर रहे हैं ना। हाँ, पंचम पे अगर सूर्य की दृष्टि आती तो हमने देखा उसका पेट का या तो ऑपरेशन हो जाता है या फिर उसको पित्त की प्रॉब्लम रहती है। देखो एक बात बताओ, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है? वो पेट में नहीं वो होती। होगी लीवर मतलब में। कहाँ होती है? पेट, ये छाती है ना, छाती के नीचे जहां पर हमारे लंग्स जुड़े हुए होते हैं, उसके जस्ट नीचे होती है, उसके बैक साइड में होती है। वहाँ पे वो पित्ताशय होता है। हाँ, तो ये जो हमारा चेस्ट है, ये हमारा चौथा भाव है, लंग से हमारा चौथा भाव है, उसके जस्ट नीचे 5वां भाव है। इस लॉजिक से आप कह सकते हो। इसी से कह रहे हैं। और हाँ, हम पूछा, जैसे हाँ, मेरा भी एकादश भाव में सूर्य बैठा हुआ है, हमें खुद मतलब एसिड की प्रॉब्लम है, और उससे मेरे मुंह में छाले वगैरह हो जाते नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, मेरे भी पंचम भाव में सूर्य, मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। तो दो लोग तो हम सामने सामने बैठे हैं। और कई लोगों का ऑपरेशन हुआ है, जैसे हाँ, हो अगर सकता है कि वहां पे शनि या मंगल का प्रभाव हो जाए साथ में, हाँ तो साथ में हो जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन हो सकता है, यस, हो सकता है। और दूसरा हमने ये देखा सर कि जैसे सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति को सिर में दर्द होता है सूर्य की दशा में। ये सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है ना, ये फर्स्ट हाउस से ज्यादा समझ, अब इसके पीछे लॉजिक सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों। नहीं, अब वो सूर्य की दृष्टि है ना, सूर्य की दृष्टि लग्न पे है। तो एक चीज तो है ना, हमने दृष्टि, देखो क्या चीज अब ज्यादा जैसे पावरफुल होगी, दृष्टि या प्रेजेंस? नहीं, लेकिन दोनों में मतलब असर तो आता है, क्योंकि एक लोग हैं उनका लग्न में सूर्य बैठा है, अब उनको क्या है कि अक्सर बुखार आ जाता है,
कुछ भी बात हुई बुखार आ गया। हाँ, तो हाई फीवर देता है सन, हीटअप होता है। जिस तरह से बुखार के लिए सन में लग्न में सूर्य का होना है, उसी तरह से मेरे को लगता है सिर दर्द के लिए भी लग्न में सूर्य का होना चाहिए। अब बताओ, अगर लग्न में सूर्य है तो हेडेक की ज्यादा चांसेस हैं, या 7th हाउस में तो ज्यादा चांसेस है? नहीं, अब देखा जाए तो लग्न में होना चाहिए, लॉजिकली लेकिन तो, हमने लॉजिकली तो वही लगता है। तो हेडेक का सातवें प्रॉब्लम, महीने हाई फीवर होना, ये सन में होने के, सन का लग्न में होने से ज्यादा है बजाय कि सन 7th के भी हो सकता है, मना नहीं है, क्योंकि एस्पेक्ट है, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी सूर्य के लग्न में होने से। अगर सूर्य 5वें घर में बैठा हुआ है या उसकी दृष्टि है 5वें घर में, तो क्या ऐसे व्यक्ति को संतान नहीं होगी? उसके नहीं, एक ये बात सही है कि वो सूर्य अगर पंचम भाव में है तो मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी बनती है, या एस्पेक्ट है तो भी बनती है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तब बनेगी सन अगर 5th हाउस में होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि सन की एस्पेक्ट होगी, और तीसरी एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि सन का प्रेजेंस भी है, सन की एस्पेक्ट है, लेकिन गुरु का भी एस्पेक्ट है, या तब गुरु तो प्रेजेंट अलग है। बात, तब अलग बात हो गई। हाँ, नहीं तो फिर हम तब तो केवल एक सन से ये बात डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये पॉसिबिलिटी, यस, ये बात सही है कि सन की प्रेजेंस होने से पॉसिबिलिटी तो होती है, ये बात सच है। तो सन जहां भी है उस भाव से उसमें कमी कर दो, निश्चित बात, बस खत्म। जैसे जैसे पंचम भाव में मान लीजिए कन्या लग्न है और शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही, तो वो स्वदृष्टि हो गई। जैसे मतलब मेरी कुंडली है, तो तीसरे भाव में शनि बैठा है, उसकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव में स्वदृष्टि है मकर राशि में, और सूर्य एकादश में है, उसकी भी दृष्टि आ गई मकर राशि में। नहीं, एक तो क्या होता है, पहले शनि की दृष्टि आ गई, दूसरी सूर्य की दृष्टि आ गई। पंचम भाव में मकर राशि पड़ेगी कन्या लग्न में, ओके ओके, शनि की तीसरी दृष्टि है, हाँ ठीक है, समझ गया। और दूसरे क्या बता रहे थे? सूर्य की दृष्टि है अच्छा अच्छा एकादश भाव। अच्छा। ऐसी स्थिति में निर्णय देंगे। तो ऐसे स्थिति में शनि ज्यादा पावरफुल हो गया ना, तो इसमें क्या होगा, कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है कि शनि की भी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है, पर शनि की अपने घर की दृष्टि है, सूर्य की एनेमिकल दृष्टि है। अब आप एक क्वेश्चन साथ में जोड़ रहे हो कि तीसरी दृष्टि आप कहना चाहते हो शायद, शनि की तीसरी दृष्टि। हाँ, तो तीसरी दृष्टि भी अगर अपने घर पर है तो उतनी खराब नहीं है। नहीं, तो वो तो और ज्यादा पावरफुल कर दिया ना उसने अपने घर को। तो पावरफुल कर लिया यानी कि प्रोटेक्ट कर लिया ना उसने। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या फल कहा जाएगा कि संतान होगी? हाँ होगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि मिसकैरेज भी हो सकते है, सूर्य भी, अब डिपेंड करेगा किस टाइम में वो प्रेगनेंसी हो रही है। तो अगर शनि के ड्यूरेशन में है, गुरु के ट्रांजिट पीरियड में है, तो कुछ नहीं होगा। अगर सूर्य के ट्रांजिट पीरियड में है या सूर्य की दशा में टाइम में है, महादशा अंतरदशा में है, तो वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कौन सा प्लैनेट किस समय है पावरफुल हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में गोचर भी देख लो कि इसमें गुरु का या किसका गोचर आ रहा है। और मान लो शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि का गोचर भी पंचम भाव से हो रहा है, और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु का भी गोचर वहीं 10वीं राशि से हो रहा है, और साथ में सूर्य की भी दृष्टि हो रही है, तो फिर सूर्य कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक चीज से हम डिसाइड नहीं कर सकते, सबको मिला के, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे थे वास्तु, चलेगा एस्ट्रोलॉजी, यानी वो सीखना तो मैं दोनों चीजें। हाँ, कोई बात नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट आता है जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें, हाँ, ज्यादा मजा आता है क्योंकि उसमें एनालिसिस करने को मिलता है ना, वास्तु में एनालिसिस नहीं, हमारा रट्टाफिकेशन है। हमने व्यावसायिक वास्तु वाली कल किताब मंगा ली है, अच्छा, तो वो 2-4 दिन में मेरे ख्याल में भेज देंगे तो। अच्छा, और पंचांग भी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर आज इतने ही रखते हैं, फिर कल इसी टाइम करेंगे 1 बजे। हाँ, कल हम आपको पीडीएफ आज भेज देंगे, तो हाँ नक्शा आप देख लीजिए, हाँ उस पर डिस्कस करें। बाकी सर ना हमको आप
आपका मतलब आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जो आपका अनुभव है हमें वो चाहिए। नहीं, मैं कोशिश भी यही करता हूँ। देखो, हर एक को मैं अपने पूरी नॉलेज नहीं देता, हर एक को क्या देता हूँ, जो हमारा सिलेबस है ये पढ़ो और जाओ। लेकिन तुम एक मेरे को ऐसे व्यक्ति लगते हो कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं फिर भी कम लगता है, तो मेरे पास जितना मैक्सिमम होता है मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूं, उसकी तुम चिंता हमें कुछ चीजें बताइएगा जो निश्चित तौर पे घटित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ ना कुंडली पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कुंडली डिस्कशन से सबसे ज्यादा सीखा जाता है। देखो एक चीज होती है, मैं बताऊं, सुनो, बुखार में और डिसेंट्री में अंतर कोई बता सकता है, लेकिन बुखार में और कोरोना में अंतर निकालना हर एक का बस की बात नहीं। तो हमें यहाँ पर बुखार में और कोरोना का अंतर सीखना है, ठीक है ना। तो जब ज्यादा अंतर होता है तो कोई बता सकता है, बट थोड़ा जो अंतर होता है ना वो कोई कोई बता पाता है, तो हमें वो कोई कोई वाला अंतर चाहिए। अच्छा, इसमें सर एक तरीका हो सकता है कि जैसे 12 भाव होते हैं, हाँ, 12 भाव डिस्कस कर लें कि कौन सा भाव किस स्थिति में मजबूत होता है, किस स्थिति में खराब होता है, तो हम तुरंत पकड़ सकते हैं। तो मैं तुम्हें उसका एक जनरल रूल दे दूंगा ना, वो हर एक उस पर इम्प्लीमेंट कर लेना। भाई देखो, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होती है, उसमें वेरिएबल डाल देते हैं, उसमें वैल्यू इनपुट करते जाओ, उसका रिजल्ट लेते जाओ, है ना। एक तो ये होता है, एक चीज ये होती है कि उसमें फिक्स वैल्यू डालते हैं, उसका फिर रिजल्ट निकालो। तो बजाय फिक्स वैल्यू डालने के मैं आपको वेरिएबल दे दूंगा, जनरल बता दूंगा, और उसमें डालते रहो, देखते रहो, है ना। तो मैं आपको ऐसा रूल दे दूंगा, थंब रूल। अभी अभी मेरे पास सर एक सज्जन आए, वो बोले मेरा हाथ देखिए। अच्छा। बड़ी समस्या है कि हमें हाथ देखना नहीं आता है। दिन आपने बताया था कि मोटा मोटा 2-3 रेखाएं पता होनी चाहिए, तो हमने अपना लेंस निकाला और उनके हाथ में लगाया और देखने लगे, और इधर कुंडली अपने मोबाइल पे खोली और उसके आधार पे 2-3 चीजें बता दी। वो बड़े प्रसन्न होके गए। फिट हो गई। लेकिन ये तुक्के वाली बात है, बाई चांस क्या होता है आज की डेट में ना, हर आदमी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, तो किसी ने पामिस्ट्री पे बहस कर ली तो फंस जाओगे। तो ये कभी कभी चला लो, लेकिन हमेशा मत चलाना। अब समझ में नहीं आता कि मतलब आती तो है नहीं, सही बात तो यही है। हाँ, तो मना कर देना चाहिए, बात ठीक है। जो हर आदमी हर चीज एक्सपर्ट नहीं हो सकता, है ना। तो कुछ लोग जबरदस्ती उसको खींच लेते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। का आप ट्रिक थी ना, वो हमने अच्छा, चलो ठीक है, इसको देखेंगे, थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अंक ज्योतिष का भी है? क्या चीज? अंक ज्योतिष? अंक ज्योतिष? अंक ज्योतिष में मैं आपको वही वाली बात है, जो जिस साल मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, वैसे बता दूंगा, तुम भी उसको इम्प्लीमेंट कर लेना, तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, बट परफेक्शन तो नहीं होगा। जो परफेक्शन किसे कहते हैं, परफेक्शन उसे कहते हैं जो बिना बात के भी बात बना ले, लॉजिक जोड़ दे, उसे परफेक्शन कहते हैं। हमारा एस्ट्रोलॉजी परफेक्शन है कि अगर नहीं भी लॉजिक है तो भी कहीं ना कहीं लॉजिक जोड़ देंगे, है ना। लेकिन हमारा न्यूमरोलॉजी में उचित नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा लिमिटेड ज्ञान होगा उसमें। फिर भी आपको इतना सिखा दूंगा कि वो चल जाएगा। हाँ, तरीका है कि एस्ट्रोलॉजी में परफेक्शन हो, बाकी सब में जो है वो थोड़ा थोड़ा आता हो। हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो बाकी चीज में काम चला लोगे। ये बात तो सही है। ठीक है, चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर के बहुत दिनों बाद। कल मिलते हैं फिर 1 बजे, है ठीक है। प्रणाम।